हेलो, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस लाइव के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2025-26 का जो मॉडल पेपर है उसको लेकर आया हूँ। तो ये जो मॉडल पेपर है अभी यूपी बोर्ड ने जारी किया है। 2026 का मॉडल पेपर है और विषय विज्ञान है। कक्षा 10 वालों के लिए जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को ज़रूर देख लें। इस पेपर का कोड है 931 और संकेतांक है 824। तो ये संकेतांक आप नोट करके रख लीजिएगा। जो भी 2026 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर साल इस मॉडल पेपर से करीबन 30% इससे क्वेश्चन फंसते हुए हैं और आते हुए इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज की इस पेपर में देख लें कि समय आपको दिया हुआ 3 घंटा 15 मिनट समय है। तो इसका प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये जो समय है आपको पढ़ने के लिए दिया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके निर्देश को देख लेंगे हम। तो निर्देश को हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे निर्देश दिया है, पहला निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब ये है जो आपको 15 मिनट यहाँ पे दिए जाते हैं, ये परीक्षार्थियों को पढ़ने का टाइम दिया जाता है कि आप पेपर को पढ़ लें। इसके बाद दूसरा नंबर आपको दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ और खंड बा में, ये 2 भागों में होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है कि खंड आ और बा 3 उपखंडों में बटा होगा। इसमें उपखंड होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में विभाजित होगा। ये 3 भागों में। और चौथा आपको दिया गया कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर अपनी OMR सीट में नीले व बाल पेन से आप इसको काला कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको इसको करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। तो यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं तो इसको आराम से देख लें। और इसमें बॉल पेन और कोई वाइटनर का यूज नहीं होगा। इसमें 5th नंबर हमको दिया गया कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के 1 नंबर जो भी 1 अंक है वो निर्धारित किया गया है। 6 नंबर है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद में आपको दिया गया 7 नंबर जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उसके निर्धारित अंक होंगे। आपको प्रश्न पत्र के सामने मतलब क्वेश्चन के सामने आपको अगर 1 नंबर का है तो 1, 2 नंबर का 2 नंबर दिए होंगे, 3 नंबर, यानी कि उसके सम्मुख आपको जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन होगा उतने नंबर आपको दिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला खंड बा में प्रत्येक खंड उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड एक नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। आपको करना क्या है, आप क्या करते हो, जहाँ पर आपका खंड समाप्त हो जाते हो और वहीं पर आप छोड़ देते हो, तो आपको क्या करना है, एक नया पेज आपको लेना, उससे आप खंड को स्टार्ट करेंगे। और मैंने कॉपी कैसे आप फिल करें या कॉपी को कैसे लिखें इसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी देरी ना किए हुए। तो आज का पहला खंड आ को आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम करते हैं। तो पहला खंड हमारा आ खंड है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। उपखंड फर्स्ट है। तो आपको पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ये 1 नंबर का है, इसके सामने नंबर भी दिया हुआ है तो 1 नंबर का आपको मिलेगा। इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर वस्तु की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। बी आपको दिया है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। फिर आपको सी नंबर दिया है। देखिए इसमें जो है आपको सही बताना कौन सा है। और दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को दूर देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो पास की वस्तुओं को देख सकता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी ऑप्शन भी सही है कि निकट की दृष्टि यानी कि जो व्यक्ति होता है निकट दृष्टि दोष में उसको व्यक्ति को पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष वाला होता है वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है।
बल्कि निकट की वस्तुओं को आराम से देख लेगा। ठीक है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो चलिए सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो परिवर्तन नहीं होता है वो कब नहीं होता है। तो बेटा इसमें दिया है पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि जो भी प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है, और जब पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है जो केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, ना कि उसकी आकृति पर, है ना। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया नहीं पूछा गया, इसलिए बेटा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाँ बोला जाता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि वह किस पे निर्भर होता है, उसके आंतरिक गुणों पर। तो प्रकृति ताप पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगर हाँ होता तो बी ऑप्शन होता, तो इसलिए नहीं है, तो सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। ये भी 1 नंबर का है और बहुविकल्पीय में आपने सापेक्ष दूरी वाला विरल माध्यम से सघन माध्यम वाला पढ़ा होगा। तो इसका जो आपको चित्र दिया है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, 1 से अधिक, ये तो सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट है। 1 से अधिक क्यों होगा, क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाएगी, जब ए से माध्यम बी में जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि वे प्रवेश करते समय अविलंब की ओर, किसकी ओर, अविलंब की ओर झुक जाती है ना। जब ए माध्यम से बी माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो अविलंब की ओर जैसे ही झुकती है तो इसका होता क्या है कि अविलंब की ओर जब झुकी रहती है तो विरल से सघन माध्यम में जाती है ना। तो अपवर्तन के नियमानुसार क्या होता है, साइन, देखिए अपवर्तन के नियम के अनुसार साइन आई बड़ा होता है साइन आर से। ठीक है, साइन आर, अगर साइन आई है तो साइन आर से बड़ा होगा, तो इसलिए माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, 1 से अधिक होगा। क्यों होगा, 1 से अधिक होगा, इसलिए 1 से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4th नंबर क्वेश्चन है। बोला गया ऊंचे भवन के शिखर पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्यों। अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश। अब देखिए आपको बोला है कि अगर खतरे के निशान में लाल ही क्यों दिया है, अगर अन्य कोई कलर नहीं दिया है, तो इसमें क्या होता है, अगर देखिए लाल कलर जो होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है ना, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। अब देखिए धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है। कम प्रकीर्णन के कारण यह लंबी दूरी से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, अपसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार प्रतिबिंब बने। इसका आकार बिल्कुल समान प्रतिबिंब बने, इसको कौन से दर्पण पे रखें जिसका आकार बिल्कुल सही बने। तो इसका आकार देखिए आपको एक सूत्र है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप रख लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सूत्र होता है कि C बराबर 2F, ठीक है, C बराबर 2F। अब C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब 2F क्या है, F हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगाएं 2 × 15 बराबर 30, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, जब अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें होती हैं जो
बोलते हैं अनंत से आती हैं, जिसे बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर अपसारित होती हैं तो वह फोकस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसलिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और समान आकार है, और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा। अब जब वक्रता केंद्र पर रखना होगा तो हमारी जो दूरी है वो क्या आएगी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमान तक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्ता शक्ति कितनी होगी? आपको उपभोक्ता शक्ति निकालनी कितनी होगी? तो बेटा उपभोक्ता शक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P बराबर, पहले तो इसका हम निकाल लेंगे कि बल्ब का प्रतिरोध कितना है। तो बल्ब का जो प्रतिरोध है उसको हम निकाल लेंगे। चलिए बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? R बराबर यहाँ पे रखेंगे कि R बराबर B² P। अब R बराबर B² P। R कितना है? 220 है ना वोल्ट, और P कितना हमें दिया है? 100 वाट। ठीक है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, है ना। ये वोल्ट है, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 448,400 बटे, अब इसका कितना? बटे 100। अब बटे 100 होगा तो इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 448, है ना। अब 448 हमको मिल जाता है। अब इसमें हम वोल्ट लगाएंगे, जो इससे वोल्टेज होगा वो 110 वोल्ट हमको दिया गया, है ना। इसको 110 वोल्ट हमको दिया गया, तो इसको 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं। तो इसमें क्या है? P बराबर, इसमें क्या करेंगे? P बराबर B² बटे R। ठीक है, बराबर में रखेंगे और इसको रखेंगे 110 वोल्ट स्क्वायर बटे, अब जितना आया ये जितना भी R निकला है प्रतिरोध, उसको हम रख लेंगे 484 हमारा निकला है, बराबर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा 11 में 11 121, डबल 0 लगा लेंगे, 121 बटे 484। अब 484 इसको हम अगर डिवाइड करें, यहाँ से अगर डिवाइड करें कि किस 21 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 4 बार में चला जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कितना होगा? वो हो जाएगा 25 वाट। कितना आएगा बेटा? 25 वाट आ जाएगा। राइट आंसर 25 वाट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग किससे स्विच निकाला, जब प्लग से स्विच निकालते हैं यानी कि परपथ को खोलकर और क्षैतिज तल पर ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो ये रेखाएं होती हैं। अब इसमें हमें दिया गया है, जो आपको एक बल्ब है, यहाँ से चुंबक यानी कि जो बल्ब है वो निकाल लिया गया, जो इसका कुंजी है वो उसे निकाल लिया, यानी कि स्विच को निकाल लिया गया। कुंजी को जब निकाल लेंगे तो क्या होगा? एक सीधे लंबा चालक बन जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि आपने अगर प्लग कुंजी को निकाल लिया तो इसका क्या होगा? के यानी कि प्लग कुंजी को निकाल के, यानी कि उसको कुंजी को निकाल के को जोड़ा जाता है। के को अगर जोड़ा जाता है तो क्या होगा कि के को जब हम जोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जो उसकी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? साकेंद्री, है ना। चुंबकीय रेखाएं कैसी होंगी? साकेंद्री होंगी। अब जब साकेंद्री होंगी तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लग जाएगा। हालांकि प्रश्न में ये बोला नहीं गया है, लेकिन कुंजी जब हम निकालेंगे तो दाएं हाथ का नियम लग जाएगा, तो इसलिए इसमें एक बैटरी जोड़ेंगे, है ना। इसमें एक बैटरी जुड़ेगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साकेंद्री वृत्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें जोड़ा ही जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हमको खंड सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे खंड फर्स्ट खत्म हो गया, अभी एक सेकंड आ गया, ये केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, मतलब रसायन विज्ञान का आ गया है। ठीक है, रसायन विज्ञान का पार्ट आ गया। अभी तक हमने फिजिक्स का पार्ट किया था,
अब ये रसायन विज्ञान का पार्ट आ गया। ये 3 पार्टों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मीय प्रक्रम है? अब देखिए नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। अब देखिए तनुकरण क्या होता है? आठ में का जो ऊष्मीय का होता है उसको हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय प्रक्रम वह है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी कि जैसे कि आपको देखा जाए शुष्क बर्फ जो होता है उसका ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है। लेकिन ये ठोस अगर होगा तो CO2 हो जाएगा, है ना, ये सीधा गैस में बदल जाएगा। अब अगर इसको देख लें कि जल वाष्प का संघनन होता है तो जल वाष्प का द्रव का गैस में बदल जाएगा, है ना, द्रव का गैस में बदल जाएगा। इसमें अगर देखा जाए कि दोनों अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा जो ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं ना। तो ये क्या अवशोषण कर लेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो डी ऑप्शन होगा कि जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। जल का क्या होगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है। चलिए इसमें क्या होगा? फोर्थ और सेकंड दोनों हो जाएंगे, क्योंकि शुष्क बर्फ का भी ऊर्ध्वपातन होगा, ये भी वाष्पीकरण होगा। तो सेकंड और फोर्थ दोनों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए दोनों हो जाएंगे इसमें। अब 9 नंबर देखिएगा, बोला गया कॉलम ए में दिए गए प्रकृति स्रोत का सुमेलन बी से दीजिएगा, उसके अम्लों से कीजिएगा। अब इस ये में आपको बताना है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो संतरे को हम सिट्रिक अम्ल से जोड़ देंगे। अब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली होती है, तो बेटा इमली में इसमें लगाएंगे टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि फर्स्ट का होगा थर्ड और सेकंड का फोर्थ। तो फर्स्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका जो अब इसमें जो कथन दिया हुआ है, इसमें एक कथन दिया हुआ है, इसका एक संगठन है और दूसरा हमको तर्क दिया गया है। बोला गया क्षारीय होने के कारण ये पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अब इसमें आपको बताना उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पहला विकल्प दिया है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। फिर सेकंड बोला कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। और सी हमको दिया गया कि अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बेटा इसमें देखिए तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, बिल्कुल सही बताया गया कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण इसकी उदासीन करके इसको राहत पहुंचा देता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है और दोनों चीजें सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये दे रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 3 तत्व x y z इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो x का 2 है 2 और 8 और y का 2, 8, 7 है तथा z का हमको दिया गया 2, 8, 2। अब हमें इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है कि x एक धातु है, y एक धातु है और z एक धातु है और y अधातु तथा z एक धातु है। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि x में क्या है 2, 8
अगर इनका करेंगे तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 है, तो नेक्स्ट लास्ट कोर्स में इसके 8 आते हैं। इसका मतलब ये नियॉन है, ये क्या है, नियॉन है, ठीक है, नियॉन है। और नियॉन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस होती है, एक अधातु है। क्या है, अधातु। नियॉन एक अधातु है। फिर हम देखेंगे इसका 2,8,7। अगर इसका हम देखेंगे तो लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट कोर्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको हम अगर बोलें तो क्लोरीन जो होती है Cl, क्लोरीन होती है। क्लोरीन का मतलब ये भी एक गैस है ना। तो ये एक अधातु है क्लोरीन, जिसका संयोजन कितनी, संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। और ये भी एक अधातु है। कैसी है, अधातु, ठीक है, ये भी एक अधातु है। फिर हम जेड का देखने, यहाँ में 2, 4, 10, 2, 12, इसमें लास्ट कोर्स में 2 ही आए। तो अगर देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए कि लास्ट कोर्स में 2 हैं, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक है, Mg मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एक धातु होगी, है ना, एक धातु है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला तो अधातु है, फिर अधातु है, फिर धातु है। तो हमसे बाई क्या है, इसमें एक धातु है, बिल्कुल एक अधातु है, बिल्कुल सही है। और जेड एक धातु है, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट होगा, डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा से अपक्रिया कराई जाएगी। इसकी उपस्थिति में जब अपक्रिया होगी तो CH3COOH बनेगा। अब ये क्या होगा, ये कार्बोक्सिल अम्ल होगा और कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। एल्कोहल किसमें, कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, ये किस रूप में कार्य करता है, तो ये हमें बताना है। अगर ये परिवर्तित हो जाता है, जो एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ये कैसी है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया हो जाएगी। जब KMnO4 को ऑक्सीकारक अभिक्रिया के रूप में कार्य करेगा, ये ऑक्सीकारक अभिक्रिया के रूप में कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है। तो ब्यूटेन अम्ल का आपको सही संरचना सूत्र बताना है। देखिए ब्यूटेन अम्ल में कितने कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी ब्यूटेन में, क्योंकि ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी। 4 कार्बन, क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल होगा और इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, कार्बोक्सिल होगा। COOH ये होता कार्बोक्सिल होगा। और विकल्प में हमें क्या दिया हुआ है, हम देख लेंगे विकल्प में, ठीक है, विकल्प में कार्बोक्सिल इसमें किसमें, डी ऑप्शन में से कार्बोक्सिल दिया हुआ है। यानी कि कार्बन 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 3 4 कार्बन है और यहाँ पर O दिया है डबल बॉन्ड और H भी दिया है। तो ये कार्बोक्सिल, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें अखंड थर्ड दिया हुआ, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का। यदि लार में लार एंजाइम इमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, आपको कौन सी घटना प्रभावित होगी। देखिए आपको अगर बता दें कि लार में इमाइलेज, लार में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम होंगे जो स्टार्च को क्या करेंगे, शर्करा में विघटित करते हैं या बदल देते हैं, तो इसकी कमी से यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये स्टार्च जो शर्करा को विघटित करते हैं उस क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो बी ऑप्शन ही से राइट हो जाएगा। आपको 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला गया, एक कथन हमको दिया गया कि कुछ जीव अवायवीय शोषण करते हैं
अब वर्णन उसका हमको दिया गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले परमाणु पायरुवेट में विखंडित होते हैं। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। उपरोक्त में आपको अभिकथन का वर्णन और ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। आपको पहला है सही है, इसका जो वर्णन है उसी सही, उसकी व्याख्या भी सही है। और दूसरा दिया है कि दोनों कथन गलत हैं। फिर तीसरा हमको सी नंबर दिया कि अभिकथन सही है परंतु वर्णन इसका गलत है। तो वर्णन सही है परंतु इसका अभिकथन गलत है, ये हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल वर्णन तो सही दिया हुआ है, से डी ऑप्शन इसका राइट होगा। वर्णन तो सही दिया लेकिन जो अभिकथन दिया है वो गलत दिया है। अभिकथन क्या है, गलत दिया हुआ। अगर कुछ जीव जैसे कि अवायवीय श्वसन करते हैं तो वह कैसे होंगे, ईस्ट हैं बैक्टीरिया आज श्वसन करते हैं लेकिन ऑक्सीजन होती है वो नहीं करती है। इसमें सही क्या है, ईस्ट का अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया, हालांकि कथन ये गलत है ना, और कथन बी भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर में आपको करना है मिलान। इसमें सुमेलित करना है, मिलान करना है नियंत्रण एवं समावेन। अब नियंत्रण और समावेन इस किससे आपको मैंने पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि नियंत्रण और समावेन तंत्रिका तंत्र का भाग है। किसका, तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, नियंत्रण और समावेन तंत्रिका तंत्र का भाग है। अब इसके बाद में ऐच्छिक क्रियाएं। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, है ना, ऐच्छिक क्रियाएं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होती हैं उन्हें ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया जैसे कि हम किसी से बातें करना, लिखना, पढ़ना, घूमना, है ना, ये सब ऐच्छिक क्रिया होती हैं। अब पार्श्व मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क। अब पार्श्व मस्तिष्क में जो स्थित भाग होता है वह क्या होता है, अनुमस्तिष्क होगा और शरीर की क्या करता है, संतुलन बनाता है ना, संतुलन के लिए दाहिनी ओर होता है। और एडिनल हार्मोन्स कहाँ होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि में एडिनल हार्मोन्स पाए जाते हैं। एडिनल हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो एडिनल हार्मोन्स पाए जाते हैं वो हमारे अधिवृक्क में होता है। तो आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा बी ऑप्शन इज राइट होगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया, तो इसको थोड़ा जूम कर लेना, थोड़ा छोटा सा कर लें ताकि सही से आ जाए। ठीक है, बिल्कुल और छोटा। हाँ, अब देखिएगा इसमें बोला गया कि निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय में के किस भाग को दर्शाता है। अब ये जो अंडा ये यहाँ पे दिया हुआ ये दिया हुआ ये किस भाग को दर्शाता है, बीजाणु, मादा युग्मक, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसको अच्छे से मैंने आपको बताया कि अगर ये अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय है, अंडाशय है और इसको बोलते हैं, इसको अगर हम बोले तो इसको हम बोलेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ से दिख नहीं रहा है ना। हाँ अब ठीक है, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ये क्या है, अंडाशय, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट दिया है इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है, इसको वर्तिका कहते हैं। ये अंडाशय होता है, इसको वर्तिका कहेंगे। ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग बीज वाले पौधे स्मॉल आर और कैपिटल वाई में संकलन कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीज कैसे होंगे। तो इन बीजों को हमें बताना होगा कि F1 बीज कैसे होंगे।
तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेंडल के जो द्वितीय क्रॉस है, द्विक्रास संकर क्रॉस है, उसके अनुसार जब क्या बोलते हैं दो संकर क्रॉस में जब गोल व हरे, गोल व हरे, जो भी गोल और हरे, यानी कि गोल हरे क्या होगा, कैपिटल आर है ना, और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले बीजों, जो भी बीज वाले पौधों का संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी कैसे निकले थे, गोल और पीले। कैसे निकले थे, गोल और पीले, गोल व पीले निकले थे। उन्होंने जब संकरण कराया तो गोल व पीले निकले हुए थे। तो इसका जो होगा वो कहेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है होगा कि हमसे बोला गया कैपिटल F2 संकरण कराएंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसा होगा, गोल और पीले, गोल और पीले हो जाएंगे। ठीक है, इसका चलिए नेक्स्ट देख ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी जूम करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं आ रहा। निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें क्या केंद्रक बना हुआ है और धीरे धीरे क्या है, इसके पादप और कूट, जो कूट पाद हैं वो खाद्य रिक्तका है। यहाँ पे खाद्य रिक्तता बाहर आ रही है और यहाँ पर फिर से अमीबा बन जा रहा है। तो इस स्थिति में आपको दिख रहा होगा कि अमीबा एक पोषण को ग्रहण कर रहा है ना। जो भोजन है अमीबा का, उस भोजन को आप यहाँ से कोई एक खाद्य पदार्थ है ना, पोषण है, यहाँ पे क्या है, कोई पोषण है, इस खाद्य पदार्थ को ये ले रहा है। अब ये खाद्य पदार्थ को रिक्तका के द्वारा, कूटपाद के द्वारा इसको घेर चुका है और इसके अंदर ले चुका है। अब ये कौन सा होगा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें अमीबा में पोषण होगा, अमीबा में पोषण होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह होता है। अब ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है ये आपको बताना है, क्योंकि देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है अगर बोला जाए एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा एक प्रवाह हमेशा एकदर्शी होती है और ये उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ता के स्तरों तक तक पहुंच जाता है। अगर इसको देखा जाए तो ये एकदर्शिका होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, एकदर्शिका। अब आपको थोड़ा इसमें बता दूं कि एकदर्शिका प्रथम यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, अगर आप सरल भाषा में याद रखें, जितना भी शाकाहारी है, कैसा है, शाकाहारी, ठीक है, जो भी शाकाहारी हैं वो किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ये कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी। और ये तृतीय जो उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता, ये होते हैं सर्वाहारी। कैसे होते हैं, सर्वाहारी, ठीक है, इनको आप याद रखें। अब बात करते हैं खंडवा की। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है और उपखंड इसका दिया है फर्स्ट, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए मैं थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, है ना, आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, वर्णनात्मक क्वेश्चन में हमको दिया गया कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए। ये आपको आधे नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको अगर टेबल भरोगे तो ये 2 नंबर का, कुल मिला के 4 नंबर का है ये। अगर आप इसकी टेबल भरोगे तो सबसे पहले अनंत और फोकस के बीच पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका साइज यानी कि प्रतिबिंब कैसा होता है, इसमें प्रकृति भी दी हुई है, वास्तविक तथा। अब इसमें हमें भरना है, तो भरेंगे क्या है, जब कोई वस्तु अगर फोकस पे रखी जाएगी तो उसमें क्या होगा, बोला जाता है कि इसमें जो साइज इसका बनता है तो अब अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा, अत्यधिक
अत्यधिक छोटा बनता है। ठीक है, जब कोई अनंत पर वस्तु होगी और फोकस टू पर होगी, स्थिति कैसी होगी, फोकस टू पर होगी, तो उसका साइज जो बनेगा वो अनंत अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा। और वास्तविक तथा, अब वास्तविक बनेगा तो भैया उल्टा बनेगा, है ना, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। फिर हमसे बोला गया 2F1 पर अगर कोई वस्तु रखी है तो 2F2 पर उसका आकृति क्या हो जाएगी, तो दूसरे में जो आकृति होगी तो आकृति तो समान, कैसे समान रहेगी, आकृति समान रहेगी, लेकिन उसमें बोला गया अगर उल्टा बना तो आपको पता होना चाहिए भैया वास्तविक बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में बोला गया कि F तथा 2F1 के बीच फोकस F पर है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। अगर F 2F पर बना है तो भाई कोई प्रकृति जो होगी उसकी 2F2 हो जाएगी और तथा अनंत के बीच होगी, है ना, किसके बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच में होगी और ये बड़ा और अत्यधिक विवृद्धि होगा। अब इसमें प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति जान लेते हैं, है ना। प्रकृति कैसी होगी, देखो वास्तविक होगी, कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा तथा उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट बोला गया फोकस तथा प्रकाशिक बिंदु O के बीच अगर रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो भाई प्रतिबिंब क्या बनेगा, F1 से परे होगा। किससे होगा, बिंदु F1 के, यानी के बोलो से बोलो, F1 के परे होगा। ठीक है, ये F1 से परे होगा। अब इसमें कैसे होगा, विविधता होगी, कैसी, विविधित, ठीक है, विवर्धित होगी और आभासी और सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन गया कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आप सचित्र वर्णन कर सकते हो, क्योंकि इंद्रधनुष के पश्चात जो भी कोई चीज दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक होता है जो वायुमंडल में उपस्थित होता है। अब ये देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले तो चित्र बनाना है। चित्र बना के निर्माण के प्रक्रिया का चित्र बनाना है ना। अब चित्र बनाकर इसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि जो वायुमंडल में उपस्थित पानी की जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं उसके द्वारा प्रकाश विक्षेपण होता है। अब जब प्रकाश विक्षेपण के कारण ये क्या इंद्रधनुष बनता है, और ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में अगर आप इसको अपवर्तन का नियम लगाएंगे तब भी ये मतलब बनेगा, या विक्षेपण बोल सकते हो, तथा इसको विक्षेपण बोल सकते हो, हाँ विक्षेपण बोल सकते हो, है ना। अब इसमें क्या आपको पता है कि 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विक्षेपित हो जाते हैं। अगर और इसमें जो बूंदों के अंदर विक्षेपित होते हैं वही हमको क्या दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, इसको आप 2 नंबर में लिख सकते हो बहुत अच्छे से, ये 4 नंबर का है। इसके बाद में बोला गया निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए एक एक नंबर के, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमको दिया गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया हुआ है। तो दाएं हाथ के नियम को हम फटाफट इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिए हुए, चलिए इतना ही रखिए। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो पहले का आंसर जो होना चाहिए वो क्या है, फ्लेमिंग का नियम है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसके चित्र के ही देखने से आपको पता चल गया। फिर दूसरा बोला गया कि हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है। तो मैंने आपको हमारे एक फ्लेमिंग के नियम पे कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है
तो जो उंगली होती है, तर्जनी की जो उंगली होती है वो क्या करती है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से चुंबकीय क्षेत्र, अब जो तर्जनी की उंगली है ये क्या निकालेगी, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर इसके बाद बोला गया कि मध्य क्या दर्शाती है, मध्यमा क्या दर्शाती है, जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को दर्शाती है, यानी विद्युत धारा की दिशा को, है विद्युत धारा की दिशा को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमें क्या है कि इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो जो अंगूठा है बेटा, इसमें अंगूठा है ये क्या बताता है, बल की दिशा, चालक तार में बल की दिशा, बल की दिशा को दर्शाता है अंगूठा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन बहुत इजी से, एक एक लाइन क्वेश्चन है, 4 नंबर है, बहुत सरल है, तो इसको आप करके जाना। फिर इसके बाद में बोला गया भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले संधित्रों और भू संपर्की करने का क्यों आवश्यक है, करने पर क्यों आवश्यक है, तो इसका करने का आवश्यक क्यों है, क्यों, देखिए भू स्पर्श तार क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये जो भी विद्युत परपथ होते हैं, जितने भी विद्युत परपथ हैं, तो विद्युत परपथ में किसी भी प्रकार के दोष को क्या करेंगे, उनको, जैसे कि मान लीजिए कोई भी तार की धातु है, उसके आवरण को छूना है ना, तो उसकी जो दोष की स्थिति में विद्युत धारा को सीधे पृथ्वी यानी कि ग्राउंड में भेजने के लिए एक कम प्रतिरोध का पथ प्रदान करते हैं, है ना। अब इसके बी वाला बोला गया कि विद्युत धारा तथा तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए, ये भी 3 नंबर का है। तो जो विद्युत धारा होती है, अगर इसको बोला जाए कि विद्युत धारा जो होती है बेटा, विद्युत धारा, और इसके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आपने पढ़ा होगा कि जब कोई विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। ऊर्जा के इस रूपांतरण को ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है, इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया कि निम्नलिखित में से स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट करना, और ये 2-2 नंबर के 6 नंबर का है। घरेलू विद्युत परपथ को श्रेणी संयोजी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो ये अगर आपको बता दें कि जो भी हमारे घरेलू परपथ हैं, अगर प्रत्येक उपकरण को एक ही स्विच में या श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ देंगे, तो उनका उपकरणों को बंद करने या खराब होने पर पूरा परपथ टूट जाता है, जो कि अन्य सभी उपकरणों, जो आपके सभी उपकरण हैं, उनको भी काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही स्विच में सभी होंगे तो बाकी तो एक आपने, जैसे कि आपने एलसीडी चलाई तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, है ना, तो ये सभी उपकरण आपके बंद हो जाएंगे। सेकंड बोला गया विद्युत संचारण के लिए कॉपर एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वोल्टेज का विभाजन करने के लिए जो श्रेणी क्रम में वोल्टेज होता है, जो विभाजन होता है, वो उपकरणों के बीच विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक उपकरण को कम वोल्टेज मिलता है और वे ठीक से काम नहीं कर पाते, इसलिए इसको कॉपर और एल्यूमिनियम के तार को किया जाता है। थर्ड नंबर बोला गया कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किसी प्रकार परिवर्तित होता है। अब किस प्रकार परिवर्तित होता है यह आपको बताना है। देखिए, वो विद्युत धारा की विभिन्नता पर होता है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों में अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। अब जब अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है बेटा, जब अलग अलग धारा की आपको आवश्यकता होगी, है ना, तो लेकिन श्रेणी क्रम में धारा कैसी होगी, समान जाएगी। श्रेणी क्रम में धारा कैसी जाएगी, समान जाएगी।
और इसमें अलग अलग धारा चाहिए होती, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको खंडवा में दिया हुआ है। अब हम पहुंचते हैं रसायन विज्ञान में खंड सेकंड में। चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर ले रहे हैं। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन, एक यौगिक सी अणुसूत्र C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया करके एक यौगिक R बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये यौगिक C अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया पर एक मीठी गंध युक्त यौगिक S आपको शुद्ध अणुसूत्र दिया C3H6O2 बनाता है। C में NaOH मिलने पर यह R तथा जल देता है। NaOH विलयन से अभिक्रिया पर पुनः R और तथा A दे देता है। तो CrAS को पहचानिए। आपको CrOASH को पहचानना है। ये पहचानने में कौन सा सूत्र लगेगा, क्या होगा, इसको आपको बताना है। देखिए आपको अगर देखा जाए कि इसमें जो C है C2H4 में अगर सोडियम से धातु कराएंगे तो एथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड होता है C2H4 और O2। ठीक है, ये क्या होता है? एथेनोइक एसिड होता है। हाँ अब इसमें क्या होगा, अगर इसकी अगर क्रिया हम करा भी दें किससे, सोडियम धातु से, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH प्लस। अब इसकी अभिक्रिया हमें कैसे करना, Na से, तो इसकी सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 है ना, CH3COONA COONA। ठीक है, Na बन जाएगा प्लस, और जो गैस देगा वो कौन सा, हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाएगी, H2 गैस। अभी संतुलित करना है, यहाँ पे अगर 2 जोड़ दें और यहाँ पे सोडियम CS, यहाँ पे भी तो हमें 2 लगाना होगा। जब यहाँ पे 2 लगाना है तो सोडियम के भी 2 है, ये हमारी क्रिया संतुलित होगी। तो हमें अभी C प्राप्त हुआ। अब R के लिए अगर बोला जाए R क्या है, तो R इसमें एक हमें यौगिक बनाता है। वो यौगिक कौन सा बनेगा, वो यौगिक बनेगा सोडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख दें सोडियम। ठीक है, सोडियम एथेनोएट, एथेन, इसको थोड़ा गलत हो गया, चलो रेड करो। वही रेजर काम नहीं कर रहा। हाँ सोडियम, इसको लिख ले रहे, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट बन। ठीक है, अब इसमें जो बचा है C हो गया, R हो गया। अब एक या हमें मिलेगा, एक के लिए हम जो होगा वो हम क्या करेंगे, इसमें एक मीठी सी जो गंध आती है वो होती है एसिटीकरण अभिक्रिया से। जो मीठी गंध आती है वो CH3 हो जाएगा, है ना। अब इसमें जो S होगा वो एस्टर होगा, है ना, M के अलावा एस्टर हो जाएगा, तो S क्या, एल्कोहल। इसी तरह से आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि कारण लिखिए। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तो आपको बता दें, जो खट्टे पदार्थ होते हैं भाई,
वो क्यों होते हैं? क्योंकि तांबे के बर्तन में क्या होता है, हवा में मौजूद CO2 होती है, और नमी से जो नमी होती है CO2 होती है, और नमी होती है CO2 और नमी होती है, इसके कारण जो हरी परत होती है, क्योंकि ये क्या होता है, नींबू में CO3 की हरी परत बना लेता है और मलिन से हो जाता है। ये किससे होता है? मलिन से हो जाता है। और नींबू या इमली में सेट्रिक या टाइटेरिक अम्ल होता है, जो खट्टे होते हैं, और ये अम्ल क्या होता है, क्षार को, यानी कि जो भी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है, उससे क्रिया करके उसके जो घोल देता है और बर्तन को साफ कर देता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं होता है। अब देखिए, गर्म जल का टैंक जो बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, क्योंकि इस्पात एक मिश्रित धातु है, और उपस्थित में लोहा जो Fe होता है वो गर्म जल में अभिक्रिया करता है, जिससे कि समय के साथ टैंक का क्षरण हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लगाते। कुछ दिनों तक खुला रहने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि भैया चांदी की वस्तु पर क्या होता है, अगर वो काली हो जाएगी, Ag वायुमंडल से हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, उसकी परत जम जाती है, और उसकी परत जम जाने के बाद में ये वस्तु काली पड़ जाती है। अगला बोला गया खाद्य, जो कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। हाँ, ये भी एक कही जाए, क्योंकि इसलिए किया जाता है ताकि ये अंदर से खाद्य पदार्थ से क्रिया ना करे और उसे खराब ना करे। अगर हम इसके ऊपर लेप लगा देंगे तो अंदर से जो भी खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसका टिन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या है, आपको टिप्पणी लिखनी, विद्युतीय अपघटन और विरंजक चूर्ण के बारे में आप तो जानती होंगे, है ना। इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है विरंजक चूर्ण पे, और इसमें क्या करना, आपको ये जो समीकरण है उनको संकलित करके लिखना है। एक समीकरण 1 नंबर की है, तो ये आप कर लोगे। इसके बाद में देखिएगा उपखंड थर्ड, इसमें हमें क्या दिया है, उपखंड थर्ड में ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसी को पढ़ना है और इसी को पढ़ के आपको उत्तर देना। पहला बोला गया, अब इसको जूम कर लेते अभी पता। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो बेटा पौधे किस प्रक्रिया, देखिए सुपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें सुपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें क्या होता है, परिवर्तित कर देता है। तो पौधे किस प्रकार, पौधे सुपोषी पोषण बनाते हैं। कैसा सुपोषी पोषण, है ना। इस प्रकार से आप इस सुपोषी और विषम पोषी में अंतर लिखना है, यहाँ आप अंतर लिख दोगे। मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा है कि सुपोषी स्वयं भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों से, और विषम पोषी या परपोषी क्या होते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। वो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया रासायनिक सूत्र द्वारा लिखना है, तो आपको लिख देंगे, है ना। रासायनिक सूत्र द्वारा आप लिख देंगे कि पौधा भोजन को कैसे बनाता है। ये रासायनिक सूत्र है, आप वही लिख देंगे। रासायनिक सूत्र इसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसमें लिखेंगे 6CO2 प्लस H2 12H2 सॉरी, ठीक है, 6H2 प्लस 12H2 एरो। अब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फिर क्या C6H12, है ना, C6 और H12O6 प्लस, अब क्या 6O2 हमें देगा प्लस 12H2 वो देगा, ठीक है। ये अब क्रिया हो जाएगी पूरी, यहाँ पर लिख देंगे। इसमें हम बोला गया कि निम्नलिखित संबंधित भागों को नामांकित कीजिए। इनका नामांकन करना आपको, जो हमको दिया है ना, इसका नामांकन करना है।
तो सबसे पहले नामांकन करना है कि आपको ए नंबर पे यहाँ पे लिखना है, ये हमारा बोला जाएगा संग्राहक वाहिनी, इसको बोलते हैं संग्राहक वाहिनी, संग्राहक वाहिनी, ठीक है, संग्राहक वाहिनी। बी नंबर में इसे लिखोगे हेनेल लूप, ठीक है, हेनेल लूप। और इसमें सी नंबर लिखोगे गोमेन संपुट का, गोमेन संपुट का, संपुट। और डी में लिखोगे कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा, ठीक है, डी में कोशिका गुच्छा। इस प्रकार से इसका नामांकन कर देंगे। और ये 4 नंबर का बहुत सरल है, बहुत इजी है, 4 नंबर का है, केवल नामांकन करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसमें बोला गया 10 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित अंतर उत्पाद और उपभोक्ता में बहुत अच्छी तरह से आपको द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता में बता चुका हूँ कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, जो उपभोक्ता के द्वारा लिया गया भोजन को उत्पाद कहते हैं। कि जैसे मेंढक घास कीड़े खाता है ना, मेंढक कीड़े खाता है, मेंढक घास खाता है, जो भी आप वो उपभोक्ता लगे भोजन। इसके बाद ओजोन परत का निर्माण, यानी कि ओजोन परत का निर्माण क्या होता है, एक ऑक्सीजन होती है, यानी कि O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, O3, ठीक है, O3 का निर्माण कर लेती हैं। और रसायन ओजोन परत अपचय के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी आपको बताया। मानव पाचन तंत्र, बढ़िया से चित्र बना दीजिएगा और कॉलम ए कॉलम बी को मिला दीजिएगा। रंध्र किस में होते हैं भाई, अब रंध्र जो होते हैं मैंने आपको बताया रंध्र क्या होते हैं। तो रंध्र को आपको क्या होते हैं, पत्तों में होते हैं, तो हरित लवक होंगे, ठीक है। और अमीबा, अमीबा में कूटपाद होते हैं, ठीक है। और सुपोषी पोषण किसके, पौधा होगा, और फेफड़े से मिल जाएगा, है ना। इस तरह से इसको जोड़ देंगे। और इसमें अभी और बचा मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, अपशिष्ट में रेजिन गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज का आपका पूरा चैप्टर था वो मैंने करा दिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।